किचन में माधवी तेजी से काम निपटा रही थी। ड्राइंग रूम में उषा देवी और विनोद जी बैठे चाय पी रहे थे। रजत मोबाइल चला रहा था और समीर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। माधवी रोटियां सेकते हुए बड़बड़ाती है, हे भगवान, कितनी देर हो गई, बस ये आखिरी रोटी बना लूं फिर भागूं। माधवी, जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे देर हो रही है। और तुम भी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। हाँ, बस 5 मिनट में आती हूँ, आपका टिफिन ही पैक कर रही हूँ। मैं तो तैयार हूँ, बस बाल बनाने हैं। ओके बाबा, पर ज्यादा टाइम मत लगाना। माधवी ने जल्दी से समीर का टिफिन पैक किया और फटाफट तैयार होकर बाल बनाकर बाहर आ गई। चलिए समीर, मैं रेडी हूँ। हाँ जी, महारानी साहिबा आ गई, अब भागने की तैयारी है। हाँ भाई, घर में पैसे भी आने चाहिए, पर बहू का फर्ज है कि सास ससुर को गरम रोटियां भी खिलाए, नहीं तो ये नौकरी करने का क्या फायदा। पापा जी, मम्मी जी, मैंने सारा खाना बना दिया है, रोटियां भी रखी हैं, गर्म करके खा लीजिएगा। हाँ हाँ, हमें तो ठंडी रोटियां खाने की आदत डालनी पड़ेगी ना। बहू हमारी कमाती भी है और हमें अपने ही घर में होटल जैसा महसूस कराती है। ऐसा क्यों बोल रही है मम्मी जी आप? मुझे ऑफिस जाना होता है, इसलिए सब बना दिया है। अगर आपको गर्मा गर्म रोटी खानी है तो 2 रोटी बना लीजिएगा, वरना गरम कर लीजिएगा। हे भगवान, अब बस यही दिन देखना रह गया था। अब हम बूढ़े लोगों को घर का काम भी करना होगा। कहती है रोटी खुद बना लो, तेवर तो देखो बहू के। अरे कान खोल कर सुन लो, अब मुझसे नहीं होता ये चूल्हा चौका। सच्ची बात है, अब ये कौन सा रिवाज है कि घर वाले ठंडी रोटियों पर जिए और बहू ऑफिस में बैठकर गर्मा गर्म चाय कॉफी पिए। माधवी चुपचाप खड़ी सुन रही होती है। भाभी अगर ऑफिस जाती है तो क्या मशीन है जो सुबह से रात तक बिना रुके काम करे? तू चुप कर, तुझे तो बस भाभी का ही पक्ष दिखता है। माँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाभी की जगह कोई भी लड़की हो तो वो भी थक जाएगी। मम्मी जी, पापा जी, मैं भी चाहती हूँ कि आपको गर्मा गर्म खाना मिले, लेकिन मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ जो सब मैनेज कर लूँ। सुबह 5 बजे उठकर खाना बनाती हूँ, रोटियां तक बना देती हूँ, लेकिन ऑफिस भी समय पर पहुँचना होता है। प्लीज आप लोग थोड़ा समझिए मुझे। हाँ हाँ, नौकरी भी करनी है, पैसा भी कमाना है और घर वालों को ठंडे टुकड़े खिलाने हैं। बाहरी मॉडर्न औरत मैं खूब समझती हूँ। बहू, पैसे कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन घर के साथ साथ जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है। हम ठंडी रोटियों के लिए थोड़ी बैठे हैं। मम्मी पापा, प्लीज रोज रोज यही बातें मत दोहराया करो। माधवी अपना बेस्ट कर रही है और आपको उसे ताने मारने के बजाय सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, अब बहू की तरफदारी हो रही है। अरे बेटा, हम तो बस ये कह रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए तो शादी नहीं हुई थी ना। अगर बहू घर के कामों से इतनी परेशान है तो नौकरी छोड़ दे। लेकिन नहीं, पैसे भी कमाने हैं और जिम्मेदारी से भी बचना है। माँ, यही तो दिक्कत है ना। आप चाहते हैं कि मैं नौकरी भी करूं, पैसे भी घर में दूं, लेकिन घर का काम और खाना भी मैं ही संभालूं, और आप मुझे नौकरी के ताने भी देती रहें। माधवी अपना बैग उठाकर जाने लगती है। भाभी, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। शुक्रिया रजत, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं समझेंगे। माधवी घर से बाहर चली गई। समीर भी अपने जूते पहनता है और बाहर निकलता है। दोनों साथ में समीर की कार में ऑफिस जा रहे थे। माधवी अब थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। पता है समीर, कभी कभी सच में हिम्मत जवाब दे जाती है। घर संभालो, ऑफिस संभालो, हर जगह परफेक्ट बनो, और फिर भी किसी को कुछ ठीक नहीं लगता। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर कितना प्रेशर होता है। सुबह से बिना रुके काम करती हो और ऊपर से ऑफिस की टेंशन अलग। ऑफिस में भी क्या ही सुकून है, वहाँ बॉस की चिक-चिक, टारगेट पूरे करने का प्रेशर, और फिर घर आते ही एक नई महाभारत। महाभारत तो सच में हर रोज होती है। समीर, सच कहूँ तो मुझे इन सब से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपने घर के लिए खाना बनाना पसंद है, घर संभालना भी अच्छा लगता है, लेकिन जब हर चीज के बाद भी ताने सुनने पड़ते हैं तो तकलीफ होती है। मम्मी जी, पापा जी को कभी संतोष क्यों नहीं होता? माधवी देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बुरा लगता है। सच कहूँ तो कई बार मुझे भी अजीब लगता है, लेकिन मम्मी पापा वैसे नहीं है जैसे वो दिखते हैं। बस उनकी सोच अलग है, उन्हें आदत नहीं है इस नए तरीके की जिंदगी की। नया तरीका? कौन सा कुछ गलत कर रही हूँ? नौकरी करने वाली बहू चाहिए थी ताकि एक्स्ट्रा इनकम हो, लेकिन बहू से गरम रोटियां भी चाहिए। आखिर कोई इंसान कैसे दोनों चीजें एक साथ मैनेज करे? हाँ, सही कह रही हो। और मम्मी पापा भी गलत नहीं है, बस उनकी बातें सुनने में कड़वी लगती हैं, लेकिन दिल से वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है। तुम थोड़ा धीरज रखो, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। पता है,
कई बार सोचती हूँ कि सच में छोड़ दूं नौकरी, ताकि मम्मी जी पापा जी को शिकायत करने का कोई मौका ही न मिले। नो वे, ऐसा सोचना भी मत। तुम्हारी नौकरी सिर्फ घर के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी जरूरी है। तुम्हारी खुद की पहचान भी है माधवी, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी के दबाव में आकर इसे छोड़ो। अच्छा चलो, शुक्र है कि तुम समझते हो, वरना तुम भी बाकी सबकी तरह कहते कि घर की बहू को घर संभालना आना चाहिए। अरे नहीं भाई, मुझे मेरी इंडिपेंडेंट बीवी ही पसंद है। समीर की बातें भले ही उसकी सारी परेशानियों का हल नहीं थी, लेकिन उसे एक सुकून जरूर मिला। गाड़ी धीरे धीरे ऑफिस के गेट तक पहुंची। लो मैडम, आपका डेस्टिनेशन आ गया। थैंक यू ड्राइवर साहब। अब शाम को भी पिकअप सर्विस मिलेगी, चिंता मत करो। हाँ हाँ, अब जाओ तुम भी अपने ऑफिस, देर हो रही है तुम्हें। ओके बाय। माधवी गाड़ी से उतरकर अपने ऑफिस चली गई और समीर भी ऑफिस चला गया। शाम को दोनों थक हार कर घर पहुंचे। माधवी ने बैग रखा, उषा देवी की आवाज आ गई। आ गई महारानी, चलो अब जरा चाय तो बना दो, हमें भी दिन भर की थकान उतारनी है। हाँ बहू, तुम तो ऑफिस में आराम से बैठी रहती होगी, हम बूढ़े तो घर में ही थक जाते हैं, अब थोड़ा हमें भी राहत मिलनी चाहिए ना। जी, अभी बना देती हूँ। माधवी सीधे किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। समीर भी चुपचाप जूते उतारकर रजत के पास बैठ गया। थोड़ी देर में माधवी चाय बनाकर ले आई। आखिर इतनी देर बाद चाय पिलाने की मेहरबानी कर ही दी तूने। देखो बहू, तुम तो ऑफिस जाती हो, बिजी रहती हो, सुबह की ठंडी रोटियां हमें खानी पड़ती हैं, इसलिए हमने सोचा कि इस घर में एक और बहू आ जानी चाहिए। एक और बहू? हाँ, रजत की शादी करवाने का सोच रहे हैं। अब घर में एक नई बहू आएगी तो कम से कम हमें 2 गरम गरम रोटियां तो मिलेंगी। क्या? मेरी शादी? मेरी शादी की जल्दी क्या है? क्यों रजत, क्या हुआ? अभी तो सुबह शाम भाभी की साइड ले रहा था, अब खुद की शादी की बात आई तो घबराहट हो रही है। अरे भैया, बात वो नहीं है। कोई बहाने नहीं, हमने लड़की भी देख ली है, नेहा, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली, और सबसे बड़ी बात बहुत सलीकेदार है, घर भी अच्छे से संभाल लेगी। हाँ, और हम चाहते हैं कि वो भी कमाए और साथ में घर भी देखे। ओह, मतलब सैलरी भी चाहिए और गरम रोटियां भी? अरे ये तो नॉर्मल बात है, आजकल की लड़कियां मल्टीटास्किंग होती हैं, जॉब भी कर सकती हैं और घर भी संभाल सकती हैं। हर लड़की तेरी तरह थोड़ी ही होती है। माधवी मन में कहती है, वाह, मतलब मैं घर का पूरा काम करूं, सबकी देखभाल करूं, खाना बनाऊं, इनको कमाकर भी लाकर दूं, पर फिर भी मैं निकम्मी कहलाऊं क्योंकि मैं आप लोगों को गर्म रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। लेकिन मम्मी, इतनी जल्दी शादी का फैसला? बेटा, तेरी शादी की उम्र तो हो गई है और लड़की भी अच्छी मिल रही है, तो देर क्या करें। रविवार को नेहा और उसके घर वाले आ रहे हैं, बात पक्की समझो। अरे यार, ये तो बात पक्की करके ही मानेंगे। ठीक है मम्मी जी, शादी करवा दीजिए, लेकिन जब नेहा भी मेरी तरह ऑफिस और घर दोनों मैनेज करेगी और फिर भी आपको गरम रोटियां चाहिए होंगी, तब देखती हूँ क्या होता है। और तब शायद नेहा यही कहेगी कि मम्मी जी, गरम करनी हो तो माइक्रोवेव में कर लीजिए। अरे बहू, मजाक मत बनाओ, ये घर है, होटल नहीं। घर का खाना गरम और ताज़ा होना चाहिए। ठीक है, अब नेहा ही आपको गरम और ताज़ा रोटियां बनाकर खिलाएगी। रजत मन ही मन सोचता है कि अब उसकी जिंदगी में नया बवाल आने वाला है। कुछ हफ्तों में रजत की शादी नेहा से तय हो गई, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, और कुछ दिन बाद नेहा बहू बनकर रजत के घर आ गई। आओ बहू, अब इस घर की लक्ष्मी बनकर आओ। हाँ हाँ, और लक्ष्मी जी को अब घर भी संभालना है और लक्ष्मी भी कमानी है। जी पापा जी, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी। नेहा, पापा मम्मी जी की खूब सेवा करना। जी भाभी। गृह प्रवेश के बाद सब लोग हॉल में बैठ गए। समीर, माधवी, रजत और नेहा साथ बैठे थे। नेहा, कैसी लग रही है मेरी फैमिली? बहुत प्यारी, मम्मी पापा अच्छे हैं और भाभी भी। हाँ हाँ, अभी तो सब अच्छे लग रहे हैं। असली टेस्ट तो तब होगा जब सुबह सुबह रोटियों का मुद्दा उठेगा। मतलब, मैं समझी नहीं। अरे कुछ नहीं, भाभी मजाक कर रही हैं। इतने में उषा देवी आती है। नेहा बेटा, कल तुम्हारा पहला दिन है इस घर में, तुम ही नाश्ता बनाना, और हाँ, मीठा जरूर बनाना। जी मम्मी जी, लेकिन कल से मेरा ऑफिस भी है, शादी की वजह से काफी छुट्टियां हो गई हैं और छुट्टी नहीं कर सकती मैं। अरे कोई बात नहीं, पहले घर फिर ऑफिस, पहली रसोई की रस्म करके चले जाना ऑफिस। ठीक है मम्मी जी, मैं तो कुछ हल्का सा नाश्ता बनाकर चली जाऊंगी। रस्म ही तो करनी है, वो तो कुछ भी बनाने से हो जाएगी।
अरे बेटा, ये क्या बात हुई? कल थोड़ा जल्दी उठ जाना और बना लेना, फिर हमें खिलाकर तब ऑफिस जाना। नेहा चुप हो गई। तभी माधवी ने नेहा की चुटकी ली। वेलकम टू द जू नेहा। नेहा थोड़ा सोच में पड़ गई। इधर माधवी को मजा आ रहा था, क्योंकि अब वही बातें नेहा को भी सुननी थी जो वो रोज सुनती थी। अगले दिन सुबह नेहा की आंख अचानक खुली और वो हड़बड़ाकर उठी। ओ नो, 8 बज गए। मुझे तो जल्दी उठकर पहली रसोई करनी थी। वो जल्दी जल्दी फ्रेश होकर किचन में गई। नेहा, तुमने तो बड़ी देर कर दी। तुम्हें याद है ना, आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम्हें ऑफिस भी जाना है। भाभी, सच में नींद खुली ही नहीं। अब जल्दी कुछ बना दूं, नहीं तो मम्मी जी के ताने स्टार्ट हो जाएंगे। नेहा मन ही मन कहती है। नो टाइम, कुछ हल्का ही बनाना पड़ेगा। वो जल्दी जल्दी ब्रेड बटर पोहा और चाय तैयार करती है। साथ में मीठे में मिल्क शेक भी बना देती है और सब कुछ टेबल पर सजा देती है। हो गया, अब मैं जल्दी से तैयार होकर ऑफिस निकलती हूँ। वाह भाई, पहली रसोई हो या बच्चों का टिफिन, सब एक जैसा। हमारी तो किस्मत ही फूटी है। बहू, पहली रसोई में हलवा पूरी बनती है, ये कौन सा फैशन है? हे भगवान, जमाना देखो। बहुएं अब पहली रसोई में पराठे छोड़ो ब्रेड टोस्ट पर आ गई हैं। मम्मी जी, थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए हल्का फुल्का बना दिया और रोटियां भी बनाकर रख दी हैं। दोपहर के लिए गरम करके खा लीजिएगा। हाँ हाँ, हल्का नाश्ता और सुबह की ठंडी रोटियां, नई पीढ़ी का फॉर्मूला यही है। सच कह रही हो उषा, बहू ने आते ही हमें ब्रेड बटर वाली जनरेशन में डाल दिया और हम सोच रहे थे हमें ताज़ी गरम रोटियां खिलाएगी। मम्मी जी, मैं रोज सुबह जल्दी उठकर कुछ अच्छा बना दूंगी और गर्म रोटियां खानी है तो आटा लगाकर रख दूंगी। आप ताज़ी गर्म रोटियां बना लीजिएगा। हाँ हाँ, पहली बार में ही समझ आ गया कि आगे क्या होगा। अब ये हमसे रोटियां बनवाएगी, कल को कहेगी कि मम्मी जी हमारे लिए भी गर्मा गर्म रोटियां बना दीजिए। मम्मी, इतनी भी टेंशन मत लो, ब्रेड बटर भी बुरा नहीं होता। तू चुप कर। बहू को बहू जैसा ही रहना चाहिए, बाहर काम करे पर सास ससुर की सेवा भी करनी चाहिए। मम्मी जी, मैं बहू हूँ पर मेरी भी ऑफिस की ड्यूटी है ना, मुझे भी सुबह टाइम से पहुंचना होता है। और घर की ड्यूटी वो कौन निभाएगा? मम्मी जी, आपने ही तो कहा था कि रजत की बहू पढ़ी लिखी और कामकाजी होनी चाहिए, तो अब उसका ऑफिस भी तो है। तू मत बोल बीच में, तू कौन सी कम है? तूने ही भड़काया होगा इसे भी। मम्मी जी, मैं ऑफिस से लौटकर खाना बनाऊंगी, लेकिन सुबह जल्दी उठकर गर्मा गर्म नाश्ता बनाने का मतलब ही नहीं कि मैं अपनी नींद ही छोड़ दूं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगी, लेकिन उम्मीदें थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेंगी। नई बहू ने तो आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, देर हो रही है। नेहा, तुम भी चलो साथ में। हाँ भाभी, चलिए। ऐसा कहकर नेहा और माधवी ऑफिस चले जाते हैं। उषा देवी अकेले बैठी मन ही मन बड़बड़ाती है। ये आजकल की बहुएं तो हाथ से निकलती जा रही हैं। नौकरी कर रही हैं तो घर के कामों से छुट्टी चाहिए, सुबह की रोटियां खानी पड़ती हैं हमें। अरे हमारी सास ने तो ऐसा हाल किया था कि सुबह सूरज निकलने से पहले रसोई में होना पड़ता था और बिल्कुल गर्मा गर्म खाना खिलाते थे हम। और यहाँ देखो, आराम से ऑफिस चली गई, लेकिन मैं भी इतनी सीधी नहीं हूँ, इन दोनों को देख लूंगी। तभी अचानक उषा देवी का फोन बजता है। हेलो प्रभा बेटा, कैसी है तू? बड़ी बेवफा हो गई है, मायके आने का भी टाइम नहीं मिलता। मम्मी पापा की याद नहीं आती क्या? कैसी बातें कर रही हो मम्मी, बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूं, ऑफिस घर ससुराल कुछ समझ नहीं आता। क्यों, सब ठीक तो है ना? तेरी सास ठीक से रखती है तुझे? मम्मी ठीक से क्या रखती हैं, हर दिन ताने मारती हैं। सुबह जल्दी उठकर सारा काम करके ऑफिस जाती हूँ, खाना बना जाती हूँ, लेकिन फिर भी सुनना पड़ता है। क्यों, तू तो सब करती है, फिर क्या दिक्कत है उन्हें? उन्हें गरम गरम रोटियां चाहिए। सुबह बना के जाती हूँ तो कहती हैं कि ठंडी रोटी कौन खाएगा। कभी कहती हैं बहू तो कामकाजी है, हमें तो ठंडी दाल ही खानी पड़ेगी। मम्मी, मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की, अच्छी नौकरी पाई, घर भी संभालती हूँ, लेकिन फिर भी रोज रोज ताने सुनती हूँ। ये तो बहुत गलत बात है। बहू भी इंसान होती है, कोई मशीन नहीं कि घर भी संभाले और नौकरी भी करे। मैं तेरी सास से बात करूंगी।
रहने दो मम्मी, वैसे भी सास लोग कभी नहीं बदलती। बहुएं इनके लिए कितना भी कर लें, सास लोगों को हमेशा बहुओं में कमी ही नजर आती है। और ताने मारना तो जैसे इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कभी नहीं सोचती कि बहू भी किसी की बेटी ही है। प्रभा ने फोन रख दिया, लेकिन उषा देवी के दिमाग में उसकी बातें घूमने लगी। शाम को नेहा, माधवी, समीर और रजत ऑफिस से लौटते हैं। उषा देवी नेहा और माधवी से कहती है, आ गई तुम दोनों ऑफिस से? बहुत थक गई होंगी ना, पहले चाय बनाकर पी लो, फिर थोड़ा आराम कर लेना। नेहा और माधवी चौंक जाते हैं। उषा देवी का ये रूप उन्होंने पहली बार देखा था। मम्मी जी, आज आपको हमारी थकान का ख्याल कैसे आ गया? लगता है आज कोई चमत्कार हुआ है। हाँ बेटा, चमत्कार ही समझ लो। आज मेरी प्रभा से बात हुई थी और उसने जो कुछ बताया उससे मेरी आंखें खुल गई। मेरी बेटी सुबह जल्दी उठती है, घर का सारा काम करती है, खाना बनाती है और फिर ऑफिस जाती है, लेकिन फिर भी उसे ताने सुनने पड़ते हैं कि गरम रोटियां नहीं बनाती, सास के लिए टाइम नहीं निकालती। और मैं भी यही कर रही थी जो उसकी सास कर रही है। मम्मी जी, हम बहुएं भी आपकी बेटियां ही हैं, बस पहचानने में देर हो गई। हाँ बेटा, गलती मेरी ही थी। मैं भी वही कर रही थी जो मेरी बेटी की सास कर रही थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वाह मम्मी, अब सच में चमत्कार हो गया। आप अपनी भूल मान रही हैं। हाँ बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास है और अब मैं इसे सुधारूंगी। बहुएं जब सारा काम करके जा सकती हैं, तो क्या मैं तेरे पापा और अपने लिए रोटियां नहीं बना सकती? लेकिन उससे पहले एक काम करना है। कैसा काम मम्मी? प्रभा की सास से बात करनी है। उषा देवी फोन उठाती हैं और प्रभा की सास को कॉल करती हैं। हाँ बहन जी, कैसे याद किया? बहन जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी बेटी आपकी बहू है और बेटी चाहे बहू बने, लेकिन होती तो बेटी ही है ना। अरे हाँ, लेकिन बहू भी इंसान होती है, उसके भी अपने सपने होते हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं। अगर वो ऑफिस जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घर नहीं संभाल रही। मेरी बेटी रोज सुबह उठकर सारा काम करके जाती है, फिर भी उसे गरम रोटी के ताने मिलते हैं। ये गलत बात है। बहुओं के साथ हमें भी थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। हमें बहुओं को समझना चाहिए। बहन जी, शायद आप सही कह रही हैं। मैंने सोचा ही नहीं था कि प्रभा पर इतना बोझ आ रहा है। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। आज से प्रभा मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। उषा देवी संतोष की सांस लेती हैं और फोन काट देती हैं। अब से मेरी बहुएं भी मेरी बेटियां ही रहेंगी। रजत, समीर, नेहा और माधवी एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। घर में खुशियां आ जाती हैं। अंजू अपने बेटे आशीष की शादी के लिए लड़की ढूंढने में लगी रहती है। एक रोज अंजू शालू के घर आशीष का रिश्ता लेकर जाती है। बहन जी, आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। मुझे तो बस एक ही बेटा है, एक बेटी है जो कि शादी करके चली जाएगी। जो रहेगा शालू का ही रहेगा। हाँ जी, शालू बेटा आओ। मेरी बेटी जैसी लड़की तो दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। आप तो देख ही रहे हैं, आजकल की लड़कियों के पैर घर पर टिकते ही नहीं। और एक मेरी बेटी है, जब देखो घर पर ही रहती है। शालू पकौड़े और चाय लेकर आती है। बीबी मन ही मन कहती है, इकलौता बेटा है, मेरी बेटी आराम से रहेगी, उसी की चलेगी उसके ससुराल में। रिश्ता चल के आया है, घाटे का सौदा नहीं है। हाँ कर देती हूँ। रिश्ता चल के आया है तो दहेज में नहीं देना पड़ेगा। थोड़ा ड्रामा करती हूँ, फिर हाँ कर दूंगी। अपनी नाक भी ऊंची रह जाएगी। बेबी अंजू से कहती है, पकोड़े कैसे लगे जी? मेरी शालू ने बनाए हैं। मेरी बेटी में इतने हुनर है कि पूछिए मत। इतना अच्छा खाना बनाती है, लगता है जैसे कि रेस्टोरेंट का खाना है। ऊपर से सिलाई कढ़ाई में मेरी बेटी को कोई टक्कर नहीं दे सकता। ये टेबल क्लॉथ जो आप देख रही है ना, वो भी शालू ने बनाया है। शालू के बारे में तो मैंने लोगों से बहुत तारीफें सुनी है, तभी तो उसे अपने घर की शोभा बनाना चाहती हूँ। वैसे अभी मेरा शालू की शादी का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर शालू और सभी घर वालों को आशीष पसंद आ जाएगा तो मैं शादी कर दूंगी। सो तो है। शालू बेटी,
तुम आशीष से पूछ लो जो भी पूछना हो। अकेले में बात करना है तो दोनों बाहर चले जाओ। शालू हामी में सिर हिला देती है और आशीष के साथ बाहर रेस्टोरेंट में चली जाती है। आशीष तो पहली नजर में शालू को अपना दिल दे देता है। शालू को भी आशीष पसंद आ जाता है और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। शादी में बेबी 1 रुपया का खर्च नहीं करती और ना ही दहेज के नाम पर कुछ देती है। आशीष और शालू की शादी हो जाती है और शालू आशीष के घर चली जाती है। शादी के पहले ही दिन शालू घर में सब कुछ इस तरह संभाल लेती है जैसे कितने दिनों से वो इसी घर में हो। बहू, तू मेरे बेटे को संभाल ले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नियति की भी अब शादी कर दूंगी, 1 साल के बाद वो भी अपने घर चली जाएगी। मम्मी जी, आप फिक्र छोड़ दो, अब ये घर और इस घर की जिम्मेदारी मेरी है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज शालू आशीष से कहती है, आशीष, हमारे घर में पैसों की तो कोई कमी नहीं है, फिर घर का हुलिया क्यों चेंज नहीं कराते? कितना पुराने टाइप का लगता है सब कुछ। थोड़ा रेनोवेशन करवा लेना चाहिए हमें। हाँ, रेनोवेशन की जरूरत तो है इस घर को। मुझे तो अपने काम से टाइम ही नहीं मिलता। नियति बाहर ही पड़ती है, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। कौन करवाएगा ये सब? वैसे भी घर में मैं और मम्मी ही तो रहते थे, तो हमें वैसे कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब तुम आ गई हो तो तुम करवा लो जो भी करवाना है। रेनोवेशन तो करवानी ही पड़ेगी। नियति की शादी के लिए लड़के वाले उसे देखने आएंगे, तो क्या ऐसे घर में आएंगे? अरे ऐसे घर में हमारी इम्प्रेशन क्या बनेगी? अब ये सब तुम सोचो, ये लो पैसे और जो करवाना है करवा लो। मुझे इन सब का कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, मैं अब इस घर का हुलिया ही बदल कर रख दूंगी। शालू रात भर घर के इंटीरियर के वीडियो देखती रहती है, फिर एक अच्छे से इंटीरियर डिजाइनर को खोज निकालती है और अगली सुबह उठने के साथ ही उसे कॉल करके घर बुला लेती है। मुझे अपना घर बिल्कुल आज के डिजाइन का चाहिए। अब आप बताओ कि आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो मुझे ना ये सोफा नहीं चाहिए, टीवी यूनिट भी चेंज करना है और मेरे किचन का पूरा फर्नीचर नया चाहिए मुझे। मैडम, आपको जैसा जैसा चाहिए आप बता दो, मैं एक डिज़ाइन तैयार करके आपको प्रिंट करके दे दूंगा। आप बता देना क्या क्या चेंजेस करवाने हैं। डिजाइनर शालू की सारी बातें सुनता है और उस हिसाब से घर के डिजाइन करके अगले दिन शालू को दिखाता है। भैया, हॉल ऐसा मुझे चाहिए जिसे देखकर 4 लोग तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। मुझे हॉल का रंग ग्रीन ही चाहिए और कमरे का रंग ब्लू। कुछ भी करके आपको इसी महीने में काम खत्म करके देना होगा। हो जाएगा मैडम, आप उसकी चिंता मत कीजिए। काम कैसे करना है वो मैं देख लूंगा। और घर का रेनोवेशन का काम शुरू हो जाता है। महीने भर बाद शालू का घर तैयार हो जाता है। घर ऐसे तैयार होता है कि आशीष और अंजू देखते ही रह जाते हैं। अंजू शालू से कहती है, बहू, तूने तो घर का नक्शा ही बदल दिया। लग ही नहीं रहा कि ये वही घर है। हाँ मम्मी जी, अब घर से ही नियति की शादी होगी, किसी होटल से नहीं। हाँ बिल्कुल, अब घर किसी होटल से कम नहीं दिख रहा है। हाँ, वैसे भी मैंने श्याम जी का कीर्तन करवाने की सोचा है। इसी बहाने दोनों काम हो जाएंगे, सब घर भी देख लेंगे और कीर्तन भी हो जाएगा। ठीक है, जैसा ठीक लगे कर लो। शालू सभी रिश्तेदारों को कीर्तन में आने का न्योता देती है और बेबी को फोन करके कहती है, माँ, मेरे घर में कीर्तन है, तुम्हें और कुणाल को आना है। देखो टाइम पे आ जाना, एक दिन पहले ही आ जाओ और 1 हफ्ते बाद जाना। तुम्हारे घर में इतने दिन क्या करूंगी मैं बेटा? ये कोई बात थोड़ी ना हुई। शादी के बाद मेरी माँ और भाई पहली बार मेरे घर आ रहे हैं, तो कुछ दिन तो रहना ही होगा ना। दीदी, मैं तो आ जाऊंगा। शालू कीर्तन की सारी तैयारी कर लेती है। इधर ठीक कीर्तन के एक दिन पहले नियति घर आती है और उधर बेबी और कुणाल भी शालू के ससुराल जाते हैं। बेटी के घर को बाहर से देखकर बेबी अंजू से कहती है, पूरे घर का नक्शा ही बदल गया है। हाँ जी, ये सब तो शालू ने किया है। वो तो देखकर मुझे समझ में आ ही गया था, ये सब मेरी बेटी ही कर सकती है। मेरी शालू हर काम में माहिर है। सो तो है। चलिए बहन जी, अंदर बैठकर बातें करते हैं। नियति भी आ गई है, उससे भी मुलाकात कर लीजिए। हाँ, अब तो उसकी ही बारी है शादी की। अंजू नियति को कुणाल और बेबी से मिलवाती है। कुणाल नियति से बात करने में लग जाता है। इधर बेबी एक एक चीज बड़े गौर से घूर घूर कर देखती है। मेरी बेटी है तो आपके घर का स्टैंडर्ड ही बदल गया। वो तो मेरी बेटी है जिसने आशीष जी से शादी कर ली।
वरना कौन ही ऐसे घर में शादी करता है जिसका घर इतना पुराने जमाने का हो। हाँ, शालू सच में बहुत अच्छी है। अंजू समझ ही नहीं पाती कि बेबी उसे ताने मार रही है। इतने में शालू आकर कहती है, माँ तुम थक गई होगी, आराम कर लो ना, तुम्हारा कमरा मैंने तैयार करवा दिया है। हाँ बेटा। बेबी आशीष को देखते हुए अपने कमरे में चली जाती है। मेरी बेटी है जो इनका घर चल रहा है, वरना क्या होता है इन लोगों का। शाम को जब बैठकर सब साथ में चाय नाश्ता कर रहे थे, तब आशीष हड़बड़ी में वहां आता है और शालू से कहता है, शालू, तुम मेरे कलीग्स को तो बुलाना ही भूल गई। अब ऐन मौके पर किसी को बुलाना अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे बाबा शांति, मैंने सबको इनवाइट किया है। प्रियंका को किया है? हाँ बाबा, उसे भी किया है, लेकिन वो बाहर जा रही है ना, तो वो नहीं आ पाएगी। आशीष और शालू अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी बात पर बेबी अंजू से कहती है, वो तो मेरी बेटी है जिसके कारण आपका घर चल रहा है समधन जी, वरना आपका बेटा तो कंवारा ही रह जाता। ये क्या कह रही है समधन जी आप? अब भगवान झूठ ना बुलवाए, मेरी बेटी को तो फेरे पर ही पता चल गया था कि आशीष बाबू का चक्कर किसी लड़की से था, और अपनी एक्स से ब्रेकअप होने पर ही उन्होंने शादी के लिए हाँ कहा है। मेरी बेटी की जगह कोई और होती ना तो कभी ना निभाती। क्या पता आज भी आशीष बाबू का किसी से अफेयर चल रहा हो, हैं? आज भी लड़कियों को बुलाने में लगे पड़े हैं। अंजू कुछ नहीं कहती, लेकिन मन ही मन उसे ये सब सुनकर बहुत खराब लगता है। वो मन में सोचती है, समधन जी पहली बार हमारे घर आई है, उनसे कुछ कहना ठीक नहीं होगा। अभी सब एंजॉय के मूड में है, सारा मज़ा खराब हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा समधन जी, आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। सही वक्त आने दीजिए, सारी चीज़ों का जवाब दूंगी मैं आपको। अगले दिन सुबह पहले कीर्तन शुरू हो जाता है। कीर्तन में सभी रिश्तेदार और दोस्त आते हैं। जो लोग आते हैं सब शालू की तारीफ करते हैं। सबको नाचता देखकर बेबी कहती है, मेरी बेटी है तो आपका घर चल रहा है समधन जी, वरना इतना अरेंजमेंट कर पाना आप लोगों के लिए तो मुश्किल ही था। हाँ जी, क्योंकि आपकी बेटी अब हमारे घर की बहू है। कीर्तन अच्छे से निपट जाता है। सब रिश्तेदार खा पीकर अपने घर चले जाते हैं, सिवाय बेबी और कुणाल के। अगली सुबह शालू सारा काम निपटाने में लग जाती है। मम्मी जी, इतनी सारी सब्जियां बच गई है कल की, तो मैं सोच रही हूँ आज का खाना ना बनवाकर यही सब बचे हुए खाने खत्म कर लूं। हाँ बहू, ठीक कह रही है तू। शालू काम में लगी रहती है। बेबी फिर से अंजू को ताना देती है, मेरी बेटी है तो आपका घर चल रहा है, वरना कोई और होती तो आप लोग सब तो लूट ही जाते। बेबी जब देखो हर छोटी बड़ी बात पर अंजू को ताना मारने का मौका नहीं छोड़ती। वो बात बात पर यही कहती रहती, मेरी बेटी है तो आपका घर चल रहा है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। इधर नियति और कुणाल के बीच दोस्ती गहरी होने लगती है। नियति शालू से कहती है, भाभी आज का खाना मैं बना लूंगी, आप अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करो, उन्हें कहीं घुमा कर ले आओ, वो जब से आई हैं कहीं गई ही नहीं। अरे नहीं नहीं नियति, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमने कभी खाना बनाया नहीं है ना, मैं खाना बना कर चली जाऊंगी। भाभी अब जाओ ना, अब थक जाओगी, मैं वो ना देख लूंगी सब। शालू चुपचाप रात के खाने की तैयारी करके रख देती है। अगर नियति से कुछ नहीं बनेगा तो मैं आकर फट से रेडी कर दूंगी खाना। उसने तो बोल दिया, पर अगर उससे नहीं हो पाया तो फिर मैं क्या करूंगी। शालू बेबी और कुणाल के साथ मॉल घूमने चली जाती है। इधर नियति खाना बनाती है, लेकिन उससे खाना जल जाता है। शालू बेबी और कुणाल के साथ खाना खाकर घर आती है और देखती है कि नियति जली हुई सब्जी और चावल आशीष और अंजू को परोस रही है। मम्मा सब्जी और चावल जल गए, आज खा लो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम खा लेंगे। हाँ चलता है, खा लेंगे। सब जैसे ही पहला निवाला खाते हैं कि शालू आकर उन्हें रोक लेती है। अरे मम्मी जी, आप लोग ये खाना मत खाओ, मैं अभी गर्म खाना परोसती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने देना बेटा। अरे बस 2 मिनट लगेंगे, मैंने सारी तैयारी करके रखी है। शालू एक तरफ सब्जी चढ़ाती है और दूसरी ओर रोटियां सेकने लगती है। तभी बेबी कहती है, इतना थक कर आकर मेरी बेटी खाना बना रही है, अगर मेरी बेटी नहीं होती तो आपका घर कैसे चलता समधन जी। मेरी शालू, मेरी शालू।
बेबी और कुणाल अपने कमरे में चले जाते हैं। शालू खाना बनाकर सबको परोसती है। शालू, तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं थी, हम खा लेते ना जो भी नियति ने बनाया था। मेरे होने का मतलब क्या है? नियति, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी। अब तो तुम्हारी शादी भी होगी। हाँ बहू, तू अपनी तरह शालू को सब सिखा दे। अगले दिन शालू के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। लड़के की तस्वीर देखकर शालू, अंजू, आशीष सबको लड़का पसंद आ जाता है। तब शालू कहती है, मम्मी जी, आज मेरी मम्मी भी आ रही है, क्यों ना आज हम लड़के वालों को घर बुला ले, ताकि 4 लोग लड़के और उसके घर वाले के सामने से मिलकर समझ पाए। क्यों ना आज हम लड़के वालों को घर बुला ले, ताकि हम सब मिलकर ये समझ पाए कि ये लड़का अपनी नियति के लिए सही है या नहीं। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है। तू लड़के वाले के आने की तैयारी कर, मैं उन्हें आने के लिए फोन कर देती हूँ। शालू लड़के वालों के आने की तैयारी में लग जाती है। तब बेबी अंजू से कहती है, समधन जी, मेरी बेटी ना होती तो आपका घर कैसे चलता? आपकी नियति की शादी भी नहीं हो पाती, और कोई और मेरी बेटी की जगह होती ना तो नियति बिटिया की शादी किसी गलत घर में करवा देती। मेरी बेटी ने कितना कुछ किया है आप लोगों के लिए। जैसे ही नियति को पता चलता है कि उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो वो उसी वक्त सबके सामने कहती है, भैया, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं कुणाल को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। नियति के मुंह से ये सुनकर सब कुणाल की ओर देखने लगते हैं। तब कुणाल भी सारी हिम्मत जुटाकर शालू का हाथ पकड़कर कहता है, दीदी, मैं नियति से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा दीदी। अरे ये सब क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। जिस घर में मैंने बेटी दी है, उस घर की बेटी को मैं अपनी बहू नहीं बना सकती। मम्मी, अगर तुमने नियति को स्वीकार नहीं किया तो मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। नियति ही मेरी पत्नी बनेगी। नहीं नहीं मेरा बच्चा, तो ऐसा मत बोल। ठीक है, तू जिससे कहेगा मैं उससे तेरी शादी करवा दूंगी। बेबी अंजू से कहती है, समधन जी, मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगती हूँ। मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। कुणाल और नियति की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी की सारी तैयारी शालू खुद करती है। नियति बहू बनकर बेबी के घर चली जाती है। कुणाल बेबी से कहता है, मम्मी, तुम अब सारी जिम्मेदारी नियति को दे दो, वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम आराम करो। दीदी की सास ने भी तो सब कुछ दीदी पर छोड़ दिया है ना। बेबी को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है। वो मन ही मन सोचती है, मेरी हुकूमत छीनना चाहती है बहू, लेकिन मेरे पास कोई उपाय भी तो नहीं घर की चाबी नियति को देने के अलावा। बेबी नियति को घर की जिम्मेदारी और चाबियां सौंप देती है। ले बहू, अब संभाल तू ही। मम्मी जी, मैं आपको मायूस होने का मौका नहीं दूंगी। शालू भाभी की तरह मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। आज तेरी पहली रसोई है बहू, खाना बनाकर भगवान को भोग लगा देना। नियति नाश्ता बनाकर भगवान को भोग लगा देती है और बेबी कुणाल को खाना परोसती है। खाना खाकर कुणाल कहता है, वाह नियति, तुमने तो दीदी की तरह ही खाना बनाया है। मन खुश हो गया। मम्मी, अब तो तुम्हें यकीन हो गया है ना कि नियति सब कुछ संभाल लेगी। नहीं भी हुआ है तो क्या ही कर सकते हैं। बहू तो मेरी यही रहेगी ना। बहू, कल तेरा रिसेप्शन है, मैंने साड़ी और जेवर रखे हैं, तो पार्लर वाली से बात कर लेना और तैयार ऐसे होना कि किसी को बोलने का मौका ना मिले। जी मम्मी जी। बेबी अंजू को कॉल करती है, समधन जी, कल आपको अपने पूरे परिवार के साथ आना है। आपकी बेटी का रिसेप्शन जो है। हाँ जी, अब जरूर आएंगे। अगले दिन अंजू अपने पूरे परिवार के साथ नियति के ससुराल आती है। नियति तैयार होकर कुणाल के साथ स्टेज पर खड़ी हो जाती है। जितने लोग नियति को देखते हैं सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तब बेबी कहती है, हाँ, बहू तो मेरी सुंदर है ही, मेरे बेटे ने जो पसंद की है। मेरी बेटी ना होती तो क्या होता समधन जी आपके घर का? आपके बेटे से तो कोई शादी भी नहीं करता। वो तो मेरी बेटी है जिसने कुणाल से शादी कर ली। बेबी की तो बोलती बंद हो जाती है और थोड़ी देर के लिए वो ऐसे चुप हो जाती है जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। रिसेप्शन की पार्टी बड़ी जोरदार थी। रात को लेट हो जाने के कारण कुणाल शालू से कहता है, दीदी, आप लोग एक हफ्ते के लिए यहीं रुक जाओ ना। तुम भी घर नहीं आई काफी दिनों से,
इसी बहाने मम्मी जी हमारा घर भी देख लेंगे। नहीं नहीं, मुझे जाना होगा, बहुत काम पड़े हैं ना कुणाल, शादी का घर बिखरा हुआ है। जीजू आप बोलो ना दीदी से रुकने को। अरे रुक जाते ना शालू, मुझे भी तो अपने ससुराल का आनंद लेने दो। शालू का परिवार कुणाल के घर रुक जाता है। अगली सुबह नियति एक जिम्मेदार बहू की तरह सबके लिए नाश्ता बनाती है और सबको परोसती है। बेबी मीठा खाने लगती है, तब नियति उसे टोकते हुए कहती है, मम्मी जी आपको शुगर है, मीठा खाना मना है। कल रात में भी आप दवाई लेना भूल गई थी ना। खाना खाने के बाद मैं आपको दवाई दे दूंगी। अब इतने मीठे से कुछ नहीं होगा बहू। नियति बेबी की प्लेट से मीठा निकाल कर रसोई में चली जाती है। तब अंजू कहती है, समधन जी, मेरी बेटी है तो आपका घर चल रहा है, वरना पता नहीं क्या होता है इस घर का। अंजू भी अब हर बात पर बेबी को ताने देती रहती कि मेरी बेटी है तो आपका घर चल रहा है। शाम को नियति अपनी नई साड़ी निकाल कर बेबी को देते हुए कहती है, मम्मी जी आप ये साड़ी पहनकर किटी में जाना। मेरी सास किसी से कम नहीं लगनी चाहिए। ठीक है बहू। मेरी बेटी है जो इस घर के लिए इतना सोचती है, वरना कोई और लड़की कभी भी इतना नहीं करते समधन जी। मुझे माफ कर दीजिए समधन जी, मैंने आपको बहुत ताने मारे। किसी की बेटी किसी की बहू भी होती है, मैं ये भूल गई थी। आज आपने मुझे एहसास दिलवा दिया कि एक औरत ही अपनी बेटी का घर बर्बाद करती है और अपनी बहू से अपने घर को संभालने की उम्मीद करती है। अब ऐसा नहीं होगा। अंजू बेबी के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी समधन जी, लेकिन आप अपनी गलती समझ गई, ये अच्छी बात है। अब ये समधन का रिश्ता छोड़कर हम बहन का रिश्ता निभाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। अब बेबी अंजू को अपनी बहन की तरह मानने लगती है और हर छोटी बड़ी बात पर उससे सलाह मशवरा लेने लगती है। चलो निकलो मेरे कमरे से। समझ नहीं आता क्या तुम दोनों को? 2 मिनट भी कमरा छोड़ती हूँ कि आकर धम से बैठ जाते हो बेशर्मों की तरह। वैसे तुम लोगों की भी गलती नहीं है। अब तुम लोगों की माँ ही ऐसे छोटे घर से आई है तो तुम में भी तो वैसी ही हरकतें आएंगी ना। आने दो आज सौरव और प्रेम को। तुम दोनों की अच्छे से पिटाई नहीं लगवाई ना तो मेरा नाम भी अनीता नहीं। ये कहकर अनीता अपने भतीजों का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे से निकाल देती है। अब बहुत गंदी बुआ हो, बहुत गंदी हो। आई हेट यू बुआ, आई हेट यू। हमने ऐसी कई कहानियां सुनी हैं और अपनी आंखों के सामने घटती हुई भी देखी होगी, जहां ननदों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है और भाभी राज करती हैं। पर क्या ये हर घर में होता है? बिल्कुल भी नहीं। आज की कहानी भी इसी बात पर है। रेणुका एक बहुत ही छोटे से घर में रहती थी। घर में 2 बेटे और एक बेटी थी। रेणुका के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और अनीता अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। हर रोज की तरह अनीता हड़बड़ी में अपने कमरे से बाहर आती है। अभी तक नाश्ता नहीं बना तो सुबह उठकर आप दोनों करती क्या है भाभी? टोटल 8 लोग तो हैं हम गिनकर, और काम करने वाले आप 2 लोग। 2 जने मिलकर 8 लोगों के खाने तक का काम नहीं संभाल पा रहे हो। मेरे पास वक्त होता ना तो मैं आधे घंटे के अंदर सभी का खाना तैयार कर देती, पर वक्त नहीं है ना मेरे पास। फिर से मुझे कैंटीन में ही खाना पड़ेगा। अरे क्यों खाएगी तू बाहर? रुक, मैं अभी जाकर तेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां बना कर लाती हूँ। सब कुछ हो गया है दीदी, बस 2 मिनट दीजिए। मैं भगवान को भोग लगाकर बस आपको बुलाने ही जा रही थी। रहने दीजिए भाभी, ये आपका रोज का डायलॉग है। इसी चक्कर में बार बार मेरी क्लास मिस हो जाती है और मुझे बाहर खाना खाना पड़ता है। कैसी बहू को लेकर आई हो मम्मी? देखो तो इसी तरह कैंटीन में खाती रही ना मैं तो और मोटी हो जाऊंगी, फिर करवाती रहे ना मेरी शादी। ये कहकर अपना पर्स उठाए अनीता अपने कॉलेज चली जाती है। कॉलेज कैंटीन में बोर हो जाती हूँ यार, ये रोज रोज कॉलेज आना। ये राहुल भी कहाँ रह गया पता नहीं। तू आती है कॉलेज है? किस कॉलेज में आती है तू? एक दिन भी क्लास नहीं किया तूने, किसी प्रोफेसर का चेहरा नहीं पहचानती तो बस चुपके से अटेंडेंस बनवा लेती है और राहुल के साथ बैठकर गप्पे लगाती रहती है। तो तू क्या करती है? मैंने कम से कम इस 3 साल की डिग्री में राहुल को तो ढूंढा। तू तो वो भी नहीं कर पाई। जो मिलता है तुझे छोड़कर टट्टा बाय बाय कहकर चला जाता है। देख लिया अनीता, ज्यादा मत बोल। अरे रुक जाओ, कौन ज्यादा बोल रहा है? ये तुम्हारी मुंह बोली बहन। और कहाँ थे तुम? तुम्हारे चक्कर में भाग भाग कर कॉलेज आती हूँ और तुम हो कि और लेट आते हो।
अरे परेशान मत हो अनीता, मैं तो एक चक्कर चलाने गया था। मैंने पूरी सेटिंग कर लिया। मुझे पता चला है कि 2 महीने के बाद कॉलेज में प्लेसमेंट होने वाले हैं और प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर होंगे। फिर तो हो गया हमारा प्लेसमेंट। घर पर अगर पता चल गया ना कि मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई तब तो मेरी खैर नहीं। मेरे रहते ऐसा हो सकता है क्या? प्रोफेसर को मैंने घूस खिला दी है। अब तुम्हारे सारे पेपर में 90+ मार्क्स ही देंगे वो। तुम्हारी प्लेसमेंट तो पक्की। आराम से एंजॉय करो। देख लो स्नेहा, क्लास ना करके भी 90+ आएंगे मेरे। तेरा तो सही है, आराम से घुमा फिरा कर। मेरा तो कोई गॉडफादर नहीं है, मैं चली क्लासेस करने। यहाँ अनीता आराम से कैंटीन में खाना खाती है और वहाँ रेणुका अपनी बहू की जमकर क्लास लगा देती है। दिन रात बेचारी मेरी बेटी पढ़ाई करती है, तुम दोनों को तो सिर्फ 2 वक्त का खाना बनाना है, वो भी तुम लोगों से नहीं हो पा रहा। सही से पढ़ेगी ना तभी जाकर उसे नौकरी लगेगी। अब से हम नाश्ते की तैयारी रात से ही शुरू कर देंगे मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए। उल्टा जवाब देना भी सीख गई तुम। चलो ये भी बढ़िया है। अब कुछ इस तरह अनीता अपने मायके वालों पर रूप झाड़ती थी, खास करके उन भाभियों पर जो खुद इतनी परेशान थी। मम्मी मेरी मैथ्स की बुक ही नहीं मिल रही, कल मेरे एग्जाम है, मैं रिवीजन कैसे करूँगा? एक तो इसे एग्जाम के एक दिन पहले ही आइंस्टाइन बनना होता है, ऊपर से ये माचिस के डिब्बे से भी छोटा कमरा, उसी में आपके कपड़े रखे हैं, आपके ऑफिस की फाइलें रखी हैं, बच्चों के स्कूल के कपड़े, बच्चों का सामान, मेरा खुद का सामान तो कमरे के बाहर फेंका हुआ है। अब इतनी चीजों में कहाँ ढूंढूं मैं इसकी मैथ की बुक? जैसी हालत यहाँ प्रिया की थी वैसी ही हालत नेहा की भी थी। कल के एग्जाम के लिए रात को शुभम पढ़ाई कर रहा था। ये भी कोई जिंदगी है? इससे अच्छी जिंदगी तो कुत्ते बिल्लियों की होती है। कम से कम सड़क के किनारे आराम से सो तो पाते। सुबह 7 बजे ऑफिस जाना है, कमरे की लाइट तो बंद कर दो। अब एक कमरे में 3 लोग रहेंगे तो दिक्कत तो होगी ना। अब बच्चा पढ़ाई भी ना करे क्या? दीदी का कमरा तो हमारे कमरे से काफी बड़ा है और दीदी अकेली, वहाँ तो शुभम पढ़ भी सकता है, पर दीदी पढ़ने दे तब ना। यहाँ जहाँ अनीता की दोनों भाभियों अपने छोटे से कमरे में अपने बच्चे और पति के साथ किसी तरह मैनेज कर रही थी, वहाँ अनीता अपने किंग साइज बेड में आराम से लेटकर फोन पर राहुल से बातें कर रही थी। तुम पागल हो अनीता, जो अपने पीछे से अपना कमरा खुला छोड़ आती हो। याद है तुम्हें? तुम बता रही थी कि तुम्हारी वो पिंक पर्स खो गई है। मुझे तो लगता है तुम्हारी भाभियों ने ये उसे चोरी कर लिया होगा। तुम जब कॉलेज आती हो तो अपने कमरे में ताला लगा कर आया करो। तुमने ये बहुत सही बात कह दी राहुल, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यहाँ तो चोर घर पर ही बैठा हुआ है। अपने सामने तो मैं किसी को अपने कमरे में नहीं आने देती, पर पीठ पीछे हो सकता है यहाँ कोई लोचा हो रहा है। अब से ना मैं कभी भी अपना कमरा खुला नहीं छोड़ूंगी। और उस दिन के बाद से ही अनीता अपने कमरे में ताला लगाकर कॉलेज जाती। कुछ दिनों बाद अनीता की नौकरी हो जाती है। जो अनीता बिना नौकरी के इस तरह अपने मायके में हुकूमत चला रही थी नौकरी के बाद तो वो किसी को अपने पैरों की धूल भी ना समझे। ताला कहाँ चला गया? सारे के सारे चोर भरे बैठे हैं यहाँ, कोई भरोसा नहीं। वहीं ताले की दूसरी चाबी बनवा ली तो ताले को उल्टा घुमा कर मार के जाती हूँ, चाहकर भी कोई ज्यादा दिमाग ना लगा पाए। अनीता अपने कमरे में ताला लगा रही थी, तभी वहाँ प्रिया आती है। दीदी, आपका तो सारा दिन ऑफिस में ही जाता है, अगर आप कमरे को खुला छोड़ देती तो अच्छा होता, बच्चे जरा पढ़ लेते। आपने तो मुंह खोलकर बोल दिया कि कमरे को खुला छोड़ देती। अरे कैसे छोड़ दूं खुला भाभी? कमरे में लैपटॉप रहता है, कीमत पता है आपको लैपटॉप की? वो भी मेरा नहीं है, कंपनी का है। मान लो बच्चों ने खेल कूद में लैपटॉप गिरा दिया तो लाख रुपए कौन भरेगा? आप भरोगी क्या? भाभी, मेरी बोली जरूर खराब लग रही होगी, पर सच्चाई यही है। ये कहकर अनीता अपने ऑफिस निकल जाती है। शाम के वक्त गोलू और शुभम को पढ़ाने के लिए टीचर आती है और दोनों बच्चों को हॉल में ही बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। सो गोलू, चैप्टर 1 निकालो। शिल्पा बोलना शुरू करती है कि रसोई से बर्तनों की आवाजें आनी शुरू हो जाती है। बर्तनों की आवाज जैसे ही बंद होती है, कुकर की सीटी बजने लगती है। ये लो, ये और बाकी था। कैसे पढ़ोगी तुम दोनों ऐसे माहौल में? मुझे तो तुम लोगों की बहुत टेंशन हो रही है। शिल्पा दोबारा से चैप्टर रीड करना शुरू करती है कि तभी रेणुका वहां आकर टीवी लगाकर बैठ जाती है। एक्सक्यूज मी नेहा जी, आप लोगों को अपने बच्चों की फ्यूचर की फिक्र है ही नहीं। कम से कम एक कमरा सेपरेट प्रोवाइड कीजिए मुझे, इसमें मैं इन दोनों को पढ़ा पाऊँ।
इस तरह शोरगुल में बच्चे नहीं पढ़ाए जाते। मैं देखती हूँ मैम, आप ना आज मैनेज कर लीजिए, मैं घर पर बात करती हूँ। फौरन नेहा रसोई में जाकर इस बारे में प्रिया से बात करती है। भगवान ऐसी ननद किसी को ना दे, जरा भी दया नहीं है उसके मन में। बुआ तो भतीजे के लिए क्या कुछ नहीं करती, अरे कलेजा काट कर रख देती है, और इनसे एक कमरा नहीं छूट रहा। मुझे तो एक ही उपाय समझ में आता है, जल्दी से जल्दी दीदी की शादी कर दी जाए। शादी के बाद कमरा तो अपने साथ नहीं ले जाएगी, फिर कमरा खाली हो जाएगा तो बच्चे आराम से पढ़ पाएंगे। हाँ, फिर हमें भी जरा सांस लेने की जगह मिले। और मौका पाते ही नेहा और प्रिया अनीता की शादी की बात छेड़ देते हैं। ये तो बहुत सही बात कही तुमने। प्रिया लड़का देखना शुरू करता है। आज तक अपने भाइयों को किसी बात के लिए परेशान नहीं किया मैंने, इस बात के लिए भी नहीं करूंगी। लड़का देख रखा है मैंने। और क्या था, 1 महीने के अंदर अंदर ही अनीता की शादी राहुल से हो जाती है। दामाद जी, अब हमारी बेटी आपके हवाले हुई, ख्याल रखिएगा उसका। अब फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, अनीता और उसके नखरे का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखूंगा मैं। और फिर धीरे से राहुल अनीता के कानों में कहता है, कमरा खुला छोड़कर जाओगी क्या? ताला लगाओ कमरे में। अगर ये कमरा तुम्हारा रहा तभी इस घर में तुम्हारा कुछ रहेगा, वरना तो सब नील बट्टा सन्नाटा समझो। कमरा खाली रखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या रखूं कमरे में? सब कुछ तो अपने साथ लेकर तुम्हारे साथ आ रही हूँ। अभी फिलहाल तो ताला लगाओ, उसके बाद देखते हैं। और विदा होते हुए भी अनीता अपने कमरे में ताला लगाकर निकलती है। ये तो हमारी किस्मत पर ही ताला लगा गई। अब क्या करें नेहा? मम्मी जी, दीदी तो अब चली गई हैं, तो क्यों ना हम इस कमरे का ताला तोड़ दें? बड़ी दिक्कत होती है। इतनी दिक्कत हो रही है तो मेरी बेटी की तरह तुम लोग भी नौकरी करना शुरू कर दो, फिर अपने पैसे से महल बना लेना है। बढ़िया ही। क्या फायदा हुआ इतना सब करके भाभी? पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। कमरे का ताला तो वैसा का वैसा ही रह गया। पहले कम से कम रात को जब दीदी आती थी 2 मिनट बच्चे कमरे में तो चले जाते थे, अब तो वो भी नहीं होगा। अगले दिन पग फेरे की रस्म के लिए अनीता वापस अपने मायके आती है और आते ही कमरे का ताला खोल देती है। घर में बंद कमरा अच्छा नहीं लगता बाबा। एक तो इतना सा घर, उसमें भी कमरे बंद शोभा देता है क्या? भाभी, लगता है दीदी की मति सुधर गई। चलो अच्छा है, दामाद जी अच्छे हैं। लगता है उन्होंने ही कहा होगा दीदी को कमरा खोलने को। बिल्कुल सही कहा। दीदी कमरा खुला रहेगा तो हम तो बैठे ही हैं, साफ सफाई भी होती रहेगी। अनीता जैसे ही अपने कमरे में जाती है, उसके पीछे पीछे उसके भतीजे भी कमरे में चले जाते हैं। बुआ बुआ, ये पूरा कमरा मेरा हुआ, ये बिस्तर मेरा। तेरा कमरा हुआ तो क्या हुआ, बुआ तो मेरी है। आप मुझे चॉकलेट दिलाओगे ना? बुआ, मुझे लैपटॉप में गेम्स ऑन कर दो ना। कमरा खुलता नहीं कि ये पहले ही छाती पर आकर बैठ जाते। उस वक्त तो अनीता कुछ भी नहीं कहती और सब बर्दाश्त कर लेती है। अपनी ननद के कमरे को खुला छोड़ने के डिसीजन को देखकर उसकी दोनों भाभियों तो उस पर प्यार बरसाना ही शुरू कर देती हैं। पूरा दिन अनीता अपनी अच्छी खासी सेवा करवाती है और फिर रात के वक्त, चलो निकलो मेरे कमरे से। समझ नहीं आता क्या तुम दोनों को? 2 मिनट कमरा छोड़ती हूँ कि आकर ढंग से बैठ जाते हो बेशर्मों की तरह। आने दो आज सौरव और प्रेम को। तुम दोनों की अच्छे से पिटाई नहीं लगवाई ना तो मेरा नाम भी अनीता नहीं। ये कहकर अनीता अपने भतीजों को हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। अब बहुत गंदी बुआ हो, बहुत गंदी हो। आई हेट यू बुआ, आई हेट यू। तेरी इतनी मजाल मेरे से बदजुबानी कर रहा है, मुझे गंदा कह रहा है। आज तक तेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं कहा और तू? अनीता पलटकर गोलू को थप्पड़ मार देती है और इतना ही नहीं, अपने दोनों भाइयों के आने के बाद अपनी भाभियों की शिकायत भी उनसे कर देती है। देख लो तुम दोनों, एक दिन हुआ नहीं मुझे गए कि ये सब शुरू हो गया इस घर में। मैंने तो शादी के वक्त ही कहा था गरीब घर की लड़कियों को लाने की जरूरत नहीं है, पर न जाने तुम दोनों को कौन सा सांप काट गया था। किसी को कोई सांप नहीं काटा है, और इतनी भी बड़ी बात नहीं हो गई थी कि तूने इतने छोटे से बच्चे पर हाथ उठा दिया। तुम्हारे कमरे में वो बैठ ही जाता तो क्या हो जाता। गोलू को रोता देख पहली बार सौरव अपनी बहन की साइड ना लेकर अपनी पत्नी की साइड लेता है। ये सुनते ही अनीता कमरे में जाती है और राहुल को फोन लगाती है। देख रहे हो राहुल क्या हो रहा है इस घर में मेरे साथ? वो तो शुक्र है तुम्हारा कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी लग गई, वरना ये लोग तो मुझे खाने तक को तरसा देते।
मेरे रहते किसी की मजाल है क्या? तुम्हें कुछ कह दे तो टांगे ना तोड़ दूं सबकी। साला होगा अपने घर पर अब तुम मेरी बीवी हो। तुम क्यों सुनोगी किसी की? तुम कहो तो मैं अभी आ जाऊं क्या वहां पर? और अगर मैं आ गया ना तो सीधा तुम्हें उठाकर यहाँ ले आऊंगा। पर ये गलत मूव होगा। तुम ना अभी कुछ दिन वहीं रहो और अपने कमरे पर सभी को अपना हक दिखाती रहो। बैठे बैठे खाना तो मिल रहा है, आराम से ऑफिस जाओ आओ। बस अपने पीछे से ना कमरे में ताला लगा कर रखना, और हो सके तो जल्द से जल्द घर के पेपर्स बनवा लो और अपना एक हिस्सा ले लो। फिर तो मैं यहीं बैठा हूँ, तुम्हारा पति तुम्हारे इंतजार में। मैं सब समझ गई राहुल, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। और अगले दिन से चीजें और बदतर हो जाती है। हर रोज वही तमाशा, हर रोज वही लड़ाई। शुभम और गोलू स्कूल से आकर अपनी माँ से कहते हैं, मम्मी कुछ इंतजाम करो ना। शिल्पा मैम ने कहा था कि वो अब हमें अपने कमरे में पढ़ाएगी, पर हमारे कमरे में तो बैठने की जगह ही नहीं है, सब कुछ बेड पर रखा है। मुझे क्या कह रहा है? अपने पापा से कहना, वो देंगे तुझे कमरा। मैं तो खुद किसी तरह यहाँ रह रही हूँ बेटा। छोटा सा कमरा है, हमें चीजें मैनेज करनी ही पड़ती है ना। मेरे दोस्तों का तो खुद का पर्सनल कमरा है मम्मी, और यहाँ पढ़ने तक को कमरा नहीं मिल रहा। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती ना बेटा। ये सुनते ही अनीता फट से अपने कमरे में आकर कहती है, हाँ, ये कमरा नहीं हो गया, जी का जंजाल हो गया। सबकी नजर मेरे कमरे पर है। दिन भर कोई बात ना होकर इस घर में बस कमरे की ही चर्चा होती है। अरे भाई, इतना ही कमरा चाहिए तो अपने सास ससुर से मांगू ना। उन्हें कह दो चुनवा दे तुम्हारे लिए एक नया मकान। मेरा ही कमरा क्यों चाहिए भाई? तुम्हारे सास ससुर के पास भी तो कमरा है, उनका कमरा ले लो। वो भी तो 2 लोग ही है, क्या करेंगे कमरे का? ये सुनने के बाद अभी तक चुप बैठा राकेश कहता है, रुक जा, क्या कहा तूने? अपने सास ससुर से ले ले उनका कमरा। ये क्या कहा तूने? मैं तो समझ ही नहीं पाई थी जी। मैं ही पागल थी जो सारे काम अपनी बहुओं पर डालकर इसे पढ़ने को कहती थी। तेरे ही आगे पीछे दौड़ते रहते थे सब। अरे तूने किया ही क्या है आज तक इन लोगों के लिए और हमारे लिए? अपनी मर्जी की नौकरी कर रही है, अपने मन के लड़के से शादी कर ली, और अब हमारा कमरा भी चाहिए तुझे? ऐसी बेटी की मुझे जरूरत ही नहीं है। और अब ये घर तेरा नहीं रह गया। जा अपने ससुराल जा और अपने ससुराल को संभाल। ये क्या कह रही हो मम्मी तुम? पग फेरे की रस्म के लिए आई थी ना तो बेटा, हो गई रस्म। अब धागे से भी पतला न के बराबर जो रिश्ता बचा है ना, उसको तार तार मत कर और अच्छी तरह से यहाँ से विदा ले ले। मैं किसी और के घर की बेटियों को इसलिए नहीं लाया था कि उनके साथ ये सब होता देखूं। पर जैसे ही रेणुका और राकेश अपनी बेटी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो अनीता कुछ नहीं कह पाती और उससे वापस अपने ससुराल जाना ही पड़ता है।